हेलो स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरुआत करी थी आपके CITS के सिलेबस की यूनिट नंबर 1, दैट इज रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। और उसमें हम लोगों ने देखा था आपका कि बेसिक टर्म्स की ट्रेनिंग, टीचिंग, इंस्ट्रक्शन ये क्या होते हैं। हम लोगों ने ये जाना था कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब आज इसके आगे बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताया था क्रम से, अगर आप एक इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं और आप ये पहली इन सारी बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं, तो अब ये बात आती है कि एक इंस्ट्रक्टर बनने के बाद आपका काम क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, किसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अपने लिए, क्या ट्रेनिज के लिए या स्टूडेंट्स के लिए, और कैसे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए एक अच्छे इंस्ट्रक्शंस में। तो इन्हीं सारी चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, पार्ट 2, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, और इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम फुलफिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में अगर एक इंस्ट्रक्टर बनकर आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ट्रेनिज के प्रति। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो काम है ट्रेनिज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो कर्तव्य हैं आपके, वो यही है कि उनको प्रॉपरली गाइड करें, ठीक है। और आपका मेन मोटो यही होगा कि जो भी उनका सिलेबस है, जो भी उनका करिकुलम है, वो प्रॉपर टाइम में, एक जो दिया टाइम ड्यूरेशन है उसमें कंप्लीट हो, इस तरीके से आपको उनको गाइड करना है। दूसरा, उनमें आप जब उन्हें पढ़ाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो जब ऑन जॉब ट्रेनिंग कर, एक तरीके से एक जॉब ट्रेनिंग ही हो रही है, जैसा कल हम लोगों ने बात करी थी, तो उसमें उनको सेफ्टी हैबिट्स सिखाना ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रॉ मटेरियल को इकोनॉमिकली कैसे यूज़ करना है, एक ये हैबिट भी उनके अंदर डेवलप कराना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सारी हैबिट्स उनके अंदर डेवलप कराना एक इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करके हमें उनको सपोर्ट करना है, एज इंस्ट्रक्टर उन्हें सपोर्ट करना है ट्रेनिज को ग्रो करने में। उनके वीक पॉइंट्स को पकड़कर हमको उनको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और रेक्टिफाई कर जब हम करेंगे तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जो एक इंस्ट्रक्टर की उनके ट्रेनीज के लिए होती है। इसके बाद देखते हैं दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्टीट्यूट्स एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति। चूँकि एक जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो डायरेक्ट ट्रेनी से डील नहीं करता है। हमेशा यही होता है कि बच्चों तक कुछ मैसेज पहुंचना है या बच्चों की कुछ प्रॉब्लम है, वो इंस्ट्रक्टर के थ्रू ही जाता है। अतः इंस्ट्रक्टर क्या होता है, ट्रेनीज और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रेनीज और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की कनेक्टिंग लिंक इंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो अब माफ़ कीजिएगा, इस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति भी कुछ इंस्ट्रक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि उसे लॉयल होना चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, उसे भरोसा रखना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, ठीक है। और जो भी उसके पास एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर इंस्टीट्यूट ने जो भी उसको रिसोर्सेज अवेलेबल कराया है, मटेरियल अवेलेबल कराया है, उसका मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली यूज़ करना चाहिए, इफ़िशिएंटली यूज़ करना चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन को मेंटेन करना, जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के या आप जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंस्ट्रक्टर की, क्योंकि जैसा इंस्ट्रक्टर करेगा वैसे ही ट्रेनी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आई होप ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको समझ में आई होंगी। इसके बाद बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है एक इंस्ट्रक्टर की। अब बात आती है इंडस्ट्रीज़ को क्यों ले रहे हैं हम। जो ट्रेनिज तैयार कर रहे हैं, इंस्ट्रक्टर जो ट्रेनिज तैयार करते हैं CITS इंस्टीट्यूट में या CTS इंस्टीट्यूट में, वो डायरेक्टली कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, वो एब्जॉर्ब होते हैं कंपनीज में। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको ये जानना पड़ेगा कि आज कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है, खासकर CTS की जब मैं बात करूं कि कंपनीज में आज क्या चल रहा है, इंडस्ट्रीज की क्या डिमांड है, और हमारा सिलेबस उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसके अकॉर्डिंग अपडेट है कि नहीं, और अगर कुछ अपडेट चाह रहा है
तो हम उसकी खबर करेंगे अपने अधिकारियों को, और अगर कुछ माइन्यूट लेवल पे कुछ चेंजेस हमें लगते हैं या कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें चेंज करके अपने ट्रेनिज को वो नॉलेज, वो स्किल प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि इंडस्ट्रीज में जो कुछ हो रहा है आज, जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है, जिस स्किल की डिमांड है, जिस नॉलेज की डिमांड है, उससे एक इंस्ट्रक्टर को खुद भी उसकी नॉलेज होना चाहिए, उसे अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ के साथ उसे लगातार कांटेक्ट बना के रखना चाहिए, फील्ड्स विजिट के थ्रू या बच्चों का कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू या प्लेसमेंट के थ्रू, कुछ भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर इंडस्ट्रीज़ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहना चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंडस्ट्रीज़ के प्रति। इसके बाद देखते हैं कि सोसाइटी और नेशन के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक इंस्ट्रक्टर की। जैसा कि अभी हम लोगों ने ऊपर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करी, जिसमें कि ट्रेनिज के प्रति, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति और इंडस्ट्रीज के प्रति। अगर एक इंस्ट्रक्टर टोटली डिवोटी है अपने काम के लिए, वो पूरा डेडिकेशन देता है अपने काम को, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, वो अपने नेशन को, अपनी सोसाइटी को कुछ दे रहा है, अपने सोसाइटी को एक स्किल्ड मैन पावर दे रहा है, इंडस्ट्री को स्किल्ड मैन पावर दे रहा है, और जो कि अल्टीमेटली इंपैक्ट करेगा सोसाइटी पर, क्योंकि इंडस्ट्रीज हैं वो किसको इफेक्ट करती हैं, वो हमको करती हैं। जैसे आज का सिनेरियो था, इंडस्ट्रीज बंद थी, पूरा इकोनॉमी डाउन हो गया था इस कोरोना के अभी कुछ दिन पहले लॉकडाउन में। तो क्या हो रहा था, इंडस्ट्रीज बंद हुई, कहीं ना कहीं सोसाइटी पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो काम कर रहे हैं ये डायरेक्टली हमारे नेशन को, हमारी सोसाइटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए होती है एक इंस्ट्रक्टर की, वो क्या होती हैं कि उसे बच्चों को ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कराना है दैट वॉट एवर यू आर डूइंग उसका इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उससे जुड़े हैं, और ये सोसाइटी अगर आपको कुछ दे रही है तो बदले में आपको भी उसको कुछ देना है। जब इस तरीके की रिस्पॉन्सिबल सेंस हम बच्चों में क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली वो क्या होता है, एक नेशन के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है आज के टाइम पे। इसके बाद बात करते हैं एक इंस्ट्रक्टर की अपने प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसकी एक जो इंस्ट्रक्टर है उसकी अपने प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो ऑनेस्ट होना चाहिए उसको, तो सबसे पहले ईमानदारी खुद से रखेगा, तब वो जॉब के प्रति, इंडस्ट्री के प्रति, ट्रेनी के प्रति रखेंगे। उसको अपना मैक्सिमम एफर्ट देना चाहिए, जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी स्किल करा रहे हैं, जो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसमें मैक्सिमम एफर्ट्स देना। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, एज इंस्ट्रक्टर उसको बिहेव करना चाहिए, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनफिट होंगे तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग, एक डेडिकेशन के साथ, एक पूरे कंसंट्रेशन के साथ ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। और जो एक इंस्ट्रक्टर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में, उसका इंटरेस्ट होना चाहिए ट्रेनिंग देने में। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी जो उनकी खुद के प्रति होती है एक इंस्ट्रक्टर की। इसके बाद बात करते हैं प्रोफेशन के प्रति। सो प्रोफेशन के प्रति सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप अपने आप को अपडेट रखिए। आज जो नॉलेज आपके पास है, कल वो हो सकता है वो पीछे छूट जाए, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया आगे निकल रही, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो रहा है, उस हिसाब से अपने आप को अगर आप अपडेट करेंगे तब आप स्टूडेंट्स को अपडेट करा पाएंगे। अपने प्रोफेशन के प्रति सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि जो काम आप कर रहे हैं, जो टेक्निकल नॉलेज और टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं, उसमें आपको खुद भी अपडेट रहना है। इसके बाद बात करते हैं पेरेंट्स के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो डेफिनेटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स के प्रति भी होती है कि ट्रेनीज को, जो ट्रेनीज हैं उनके पेरेंट्स को उनका रियल फीडबैक देना, उनकी क्या कमियां हैं, क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, ये बताना, और उनके पेरेंट्स को ये गाइड करना कि वो उनके फ्यूचर को क्या डिसाइड करते हैं, उनको गाइड करना, उनको सजेशन देना, उनकी हेल्प करना। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके पेरेंट्स के प्रति हैं। तो आई होप ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो इंस्ट्रक्टर की मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करते हैं रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की हम लोगों ने बात करी, वो किन किन रोल को, किन किन रोल में ढलकर इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया जा सकता है, या कौन कौन से ऐसे किरदार होते हैं जिनको एक इंस्ट्रक्टर को निभाने पड़ते हैं। एक इंस्ट्रक्टर तो है, लेकिन उसे कई बार किसी दूसरे की तरह भी बिहेव करना पड़ता है, अगर आप उसे बाहर से कोई देखता है तो एक्चुअल में तो इंस्ट्रक्टर ही है। तो इसमें 3 यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं, एज ए ऑर्गेनाइजर, एज ए मैनेजर, जैसा डायग्राम में आप देख सकते हैं, और एज ए स्टूडेंट्स। 1 बाय 1 देखते हैं कि इसमें कौन कौन से चीज़ें होती हैं। पहले एज ए ऑर्गेनाइजर, एक
आयोजक की तरह जब वो व्यवहार करेगा तो उसे ऑर्गेनाइज करना पड़ता है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जिसके लिए ट्रेनिंग मटेरियल को प्रिपेयर करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक क्लास को कंडक्ट करना है, आपको एक क्लास लेना है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो भी ज़रूरतें होती हैं, उसको एक आयोजक के तौर पर आपको रखना पड़ता है, आयोजक के तौर पर आपको तैयार करना पड़ता है। मान लीजिए लाइटिंग प्रॉपर नहीं आप करेंगे, मान लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं आप वो करेंगे, आप एक आयोजक की तरह देखते हैं कि अगर मैं इस चीज़ को चला रहा हूँ तो किस तरीके से किन चीज़ों की कमी है। एडमिनिस्ट्रेशन डेफिनेटली हेल्प करता है, बट आप उसमें मेन रोल प्ले करते हैं। दूसरा होता है कंडक्ट प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करना। ये तो होता ही है मेन काम जो कि इंस्ट्रक्टर का है कि वो पूरे प्रोग्राम को, ये वाला पॉइंट है, कंडक्ट करेगा। जो भी है आपने मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन अब है उसको कंडक्ट करना, उसे सुचारू रूप से चलाना। क्या क्या उसमें कमियां आ रही हैं, क्या क्या उस समय में ज़रूरतें लग रही हैं, उन ज़रूरतों को पूरा करना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तीसरा है एटीट्यूड फॉर्मेशन। इसमें ट्रेनिंग्स का एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखवाना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग के प्रति। उसको भरोसा रखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन पर भी और अपने इंस्ट्रक्टर पर भी। तो उसका एक ट्रेनिंग का इंटरेस्ट, उसको एक मोटिवेट करना और उसका इंटरेस्ट लाना और उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना उसकी ट्रेनिंग के प्रति, ये भी एज ए ऑर्गेनाइजर उसको करना पड़ेगा, जहां पर सारा कुछ ट्रेनिंग को पॉजिटिव दिखे। और अगला होता है इवेल्युएशन और ग्रेडिंग। यहाँ पर आपको इवेल्युएट करना है, ग्रेडिंग, इवेल्युएशन करके ट्रेनिंग की ग्रेडिंग करना है। और जो इवेल्युएशन होना चाहिए वो बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें कोई पार्शियलिटी नहीं होगी। ग्रेडिंग करने का अर्थ ये नहीं है कि हम स्टूडेंट्स को नीचे दिखाना है, ऊपर उठाना है। ये एक क्लासीफाई करने का तरीका होता है स्टूडेंट्स को, जिसके बेसिस पर जिनकी जो कमियां होती हैं उन कमियों को हम पकड़कर उनको सुधार सकें। तो एज ए ऑर्गेनाइजर इस तरीके के कुछ रोल्स होते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्टर को पूरे करने होते हैं। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद एज ए मैनेजर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, माफ कीजिएगा, क्या क्या रोल होते हैं वो देखेंगे। एक मैनेजर के तौर पर, एक प्रबंधक के तौर पर उसको टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीनों का प्रबंधन करना पड़ता है। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है मैनेजमेंट को वो बताना पड़ेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताना पड़ेगा, कहीं मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो बताना पड़ेगा। टूल्स का रख रखाव किस तरीके से होना चाहिए, ये एक इंस्ट्रक्टर की रोल प्ले करना होता है। एज ए मैनेजर की तरह उसको रोल प्ले करना होता है कि किस तरीके से इनका मैं मेंटेनेंस करूंगा और किस तरीके से टूल्स इक्विपमेंट्स की हैंडलिंग होगी। रिक्वायरमेंट का पता करना, रॉ मटेरियल भी इसमें आ जाएगा। रॉ मटेरियल का कंजम्पशन कैसे हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड रखना और रॉ मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है फर्दर मैनेजमेंट को बताना, जिससे ट्रेनिंग कंटिन्यूस चल सके। तो एज ए मैनेजर, ये एक, अगर आप मान के चलें एक होटल इंडस्ट्री में है तो वहाँ मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ही विल सी इन द किचन की किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए एक होटल में खाना बनाने की, मैं उसके छोटे होटल की बात कर रहा हूँ, तो किस किस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास इक्विपमेंट्स हैं, क्या प्लेट्स और ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी में है कि नहीं है। तो इन चीज़ों की जो अरेंजमेंट करना है, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरह, किस टाइम पर किस टाइप की मील सर्व होना चाहिए, मेन्यू क्या होना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेजर डिसाइड करता है, मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ इसी तरीके से यहाँ पर टूल को मेंटेनेंस, माफ़ कीजिएगा, मेंटेनेंस ऑफ टूल, इक्विपमेंट्स, मशीन और उनकी रिक्वायरमेंट, ये सारी जानकारी एज ए इंस्ट्रक्टर मैनेजर के रोल पे प्ले करता है। दूसरा, सुपरवाइज द ट्रेनिंग। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट काम होता है। जिस तरीके से एक मैनेजर होता है वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ के काम पर, सारे एक्टिविटीज़ पर नज़र रखता है, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर भी उसको जो ट्रेनिंग चल रही है, जो ट्रेनिंग दे रहा है वो खुद, उसको एक मैनेजर की नज़र से भी उसको देखना पड़ता है, उसको सुपरवाइज करना पड़ता है कि इसमें क्या कमियां हैं, इसको और किस तरीके से एनहांस किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों पे नज़र रखना पड़ता है। तीसरा, लाइजन विद द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के साथ मैंने पहले भी बताया कि जो इंस्ट्रक्टर होता है उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है इंस्टीट्यूट से और ट्रेनीज से। सो वो एक लिंक होता है ट्रेनीज और इंस्टीट्यूट के बीच की। तो जो भी टीचर्स, माने जो भी इंस्टीट्यूट की तरफ से निर्देश हैं और जो भी ट्रेनीज का फीडबैक है इंस्टीट्यूट के लिए, वो प्रॉपर उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। ये भी एक रोल है एज ए मैनेजर आपके इंस्ट्रक्टर का। आगे बात करते हैं एक
स्टूडेंट की तरह किस तरीके से वो रोल प्ले करता है। जैसा हम लोगों ने पीछे देखा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कि टाइम टू टाइम उसको अपना नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा, उसे एनहांस करना पड़ेगा अपनी स्किल को। तो जस्ट लाइक दैट एक स्टूडेंट की तरह ये उसको सोचना पड़ेगा कि आज कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो मैं उसे, ये मेरे अंदर चाह होना चाहिए उसको सीखने की, समझने की, और इस तरीके से अपने अंदर उतारने की कि मैं अपने ट्रेनिस को भी वो चीज़ ट्रांसफ़र कर पाऊँ। तो इस तरीके से वहाँ पर एक बच्चे की तरह, वहाँ पर एक स्टूडेंट की तरह, वहाँ पर एक लर्नर की तरह उसको वो चीज़ सीखना पड़ेगी। तो एज ए लर्नर उसकी ये जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पर वो इन सारी चीज़ों को सीखते हैं और अपने ट्रेनिस में फिर बाद में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये कुछ रोल्स थे इंस्ट्रक्टर के, आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं प्री रिक्वेस्टी या शर्तें एक इंस्ट्रक्टर की क्या हो सकती हैं। एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए क्या क्या शर्तें होना चाहिए, कुछ इन चीज़ों की बात करते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, वन बाय वन हम इनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन। इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होता है, मान लीजिए एक CITS, जिसके पास CITS का सर्टिफिकेट है वो एक इंस्ट्रक्टर की तरह कार्य करेगा। तो ये एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया एक इंस्ट्रक्टर बनने का। तो जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट होता है अलग अलग हो सकता है, कुछ अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग स्टेट्स में, या अलग अलग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायरमेंट अलग अलग हो, बट जो भी अहर्ताएँ होंगी वो रखना पड़ेंगी, वो दी हुई रहती हैं, वो बताई हुई रहती हैं, वो डिफ़ाइन की गई होती हैं। जैसे CITS सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, ठीक है। अगला है कम्युनिकेशन स्किल। एक इंस्ट्रक्टर के पास बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी वो जो कुछ उसको आता है वो उसे ट्रांसफ़र कर पाएगा, चाहे वो स्किल के सेंस में बात करूं या मैं नॉलेज के सेंस में बात करूं। अगर उसको ये चीज़ पता ही नहीं होगी कि मुझे किस तरीके से ये बच्चों को ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से मुझे उन्हें सिखाना है, किस तरीके से उनको ये चीज़ें बताना है, दिखाना है, सिखाना है, अगर ये नहीं आएगा, संचार कौशल अगर बिल्कुल अच्छे स्तर का, अच्छे दर्जे का नहीं होगा, तो अच्छा इंस्ट्रक्टर बनना संभव नहीं है। तो एक इंस्ट्रक्टर के लिए ये एक शर्त होगी, एक प्री रिक्वेस्ट होगी कि वो उसके पास एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज अच्छी पकड़ होना चाहिए, उसके पास अच्छे बेसिस होना चाहिए, जो भी चीज़ है उसको इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए, तभी वो बच्चों में उन चीज़ों को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। एक अकेला कम्युनिकेशन स्किल कुछ काम नहीं करेगा अगर उसके पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं हो, और सब्जेक्ट नॉलेज भी अकेला कोई काम नहीं कर पाएगा अगर कम्युनिकेशन टेक्निक्स या कम्युनिकेशन टैक्ट्स ना हो। अगला है ट्रेड स्किल। डेफिनेटली अब जिस तरीके से नॉलेज की बात थी, अब मैं स्किल की बात करूंगा कि ट्रेड स्किल में उसको पारंगत होना चाहिए, उसको ये सारे टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरी, सेफ्टी हैबिट्स, इन सभी चीज़ों का बहुत ही थोरोली नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि वो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के तौर पर आगे आ सके। और आखिरी है, इसके अलावा भी कई हो सकते हैं, बट आज के इस टॉपिक के हिसाब से अभी जो मैंने पकड़े हैं जितने पॉइंट्स, उसमें टीचिंग मेथड्स। ये सारा कुछ होने के बाद भी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, इसके बाद भी टीचिंग मेथड्स होती हैं, कुछ डिलीवरी मेथड्स होती हैं, जो हम लोगों ने जैसा 4 स्टेप टीचिंग देखा है कि उसको टॉपिक को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कहाँ पर क्वेश्चन करना है, किस तरीके से हमको किस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, किस टीचिंग एड का यूज़ करना है, कौन सा टीचिंग एड ज़्यादा इफेक्टिव होगा, मटेरियल किस तरीके से प्रिपेयर करना है, क्या लेसन प्लान बनाना है, किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन प्लान बनाना है, बच्चों को कैसे इन्फॉर्मेशन शीट प्रोवाइड करनी है, क्या चीज़ें देनी है, ये कई सारी चीज़ें सब कुछ इन टीचिंग मेथड्स में आएगा। और किस तरीके से डिलीवरी करना है अपने टॉपिक की, वो सारा कुछ इन टीचिंग मेथड्स में आता है। तो ये कुछ प्री रिक्वेस्ट होती हैं एक इंस्ट्रक्टर के लिए। आई होप ये आपको समझ में आई होंगी। आगे बात करेंगे हम लोग क्वालिटीज़ ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। एक इंस्ट्रक्टर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं या क्या होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की क्या क्वालिटी होना चाहिए, व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर। तब भी इसी तरीके के इन्हीं क्वालिटीज़ की हम बात करेंगे। या आपसे पूछा जाए कि ट्रेट्स ऑफ ए गुड इंस्ट्रक्टर, तो बस यही पॉइंट्स होंगे, बस अब इनको पॉजिटिव वे में देखेंगे, पॉजिटिव वे में इनकी बात करेंगे, तो एक अच्छे इंस्ट्रक्टर के लक्षण हो जाएंगे। ठीक है, तो इन क्वालिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल क्वालिटीज़ की। इसकी फिजिकल क्वालिटीज़ मतलब वही क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको बाहर से दिखती हैं। एक इंस्ट्रक्टर को आप बाहर से किस तरीके से देखते हैं, ये उन क्वालिटीज़ की बात है। इसमें सबसे पहला ड्रेस एंड अपीयरेंस, जो उसकी वेशभूषा है, पहनावा है, वो बिल्कुल डोसाइल होना चाहिए,
एक सभ्य होना चाहिए। इस तरीके का नहीं है कि एक पॉप सिंगर या एक एक्टर की तरह वो बनकर आ रहा है, बालों का स्टाइल बनाकर, कपड़े एकदम भड़कीले और चमकीले पहनकर। इस तरीके से होगा तो ट्रेनिस का इंस्ट्रक्टर के कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान रहेगा रादर देन उसकी वो ट्रेनिंग क्या दे रहे हैं। तो जो अपीयरेंस है वो कैसा होना चाहिए, वो सभ्य होना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा डोसाइल होना चाहिए, ड्रेस और अपीयरेंस। दूसरा लैंग्वेज एंड स्पीच, उसकी जो भाषा होगी वो बहुत ज़्यादा नम्र होना चाहिए। नम्र, जहाँ पर नम्र की ज़रूरत है नम्र है, जहाँ पर उसे ट्रेनिस के साथ कठोर बनना है कठोर भी होना चाहिए उसको। लेकिन भाषा ऐसी हो कि किसी को उकसाने वाली नहीं है, किसी को परेशान करने वाली नहीं है। जो भी भाषा है वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शनल वे में होना चाहिए, वो कमांड देने वाली नहीं होना चाहिए, उन पे धौंस जमा कर ट्रेनिस पर काम कराना, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो गलत हैं। तो लैंग्वेज और स्पीच है, ये जो है आपकी जो वॉइस है, अगर मैं बोलूँ तो वॉइस भी ऑडिबल होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इंस्ट्रक्टर की क्वालिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वालिटीज़, लैंग्वेज एंड स्पीच। इसके बाद हेल्थ, एक इंस्ट्रक्टर है, अगर मैं अच्छी इंस्ट्रक्टर की जैसे क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्वालिटीज़ ऑफ एन गुड इंस्ट्रक्टर, तो हेल्थ अच्छी होना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकली वो फिट हो गए, तभी वो अपनी ट्रेनिंग पे पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन कर सकेंगे। दूसरी बात करते हैं मेंटल क्वालिटीज़ की। मेंटल क्वालिटीज़ में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट नॉलेज। बार बार हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, अच्छे इंस्ट्रक्टर की बात करें या इंस्ट्रक्टर बनने की क्या क्वालिटीज़ है उसकी बात करें, तो सब्जेक्ट का नॉलेज थोरोली होना चाहिए, एक डीप नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, तभी उसको वो अपने ट्रेनिस को दे पाएंगे, ट्रेनिस को फेस कर पाएंगे। दूसरा टीचिंग टैक्ट, जो भी टीचिंग की टेक्निक है जिसमें हम लोगों ने बात करी थी, 4 स्टेप टीचिंग है, किस तरीके से उसको ट्रेनिंग एड्स का यूज़ करना है, टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, किस समय पर उसको किस तरीके का एग्जाम्पल देना है, किस तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन देना है, कहाँ पर क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज़ करनी है, किस प्रकार की एप्लीकेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछना है। बहुत सारी ये टीचिंग के टैक्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने आपके यूनिट नंबर 4 प्लानिंग फॉर इंस्ट्रक्शन में डिस्कशन किया था। तो वो सारे टैक्स या वो सारी चीज़ें आना चाहिए। अगला है साइकोलॉजिकल नॉलेज। साइकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन चेंज इन बिहेवियर है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे सर मेंटल उसमें आपने मेंटल क्वालिटीज़ में साइकोलॉजिकल नॉलेज को क्यों डाला, बट यहाँ पर बिल्कुल मेंटल नॉलेज में ही डाला जाएगा इसको, मेंटल क्वालिटीज़ में, क्योंकि एक इंस्ट्रक्टर होगा वो साइकोलॉजिकल तौर पर जब स्टूडेंट्स के साथ बात करता है तो कहीं ना कहीं वो एक माइंड गेम की तरह काम करता है, उसको मनाने का काम होता है और उसके माइंड को इस तरीके से डाइवर्ट करता है कि वो ट्रेनिंग पर पूरा फोकस करने लगते हैं, उसे मोटिवेट करा जाता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है। बट टीचर सब कुछ अपने माइंड से करता है, अपने मेंटल लेवल पर, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी के बेस पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्रिएट करता है, जिससे ट्रेनी अट्रैक्ट होता है ट्रेनिंग के लिए। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा और आप एग्री करेंगे इस चीज़ से। अगली पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करेंगे, इसमें लीडरशिप स्किल्स डेफिनेटली होना चाहिए। यहाँ पर ये पॉइंट शायद पीछे मेरे से मिस भी हुआ है। एज ए लीडर भी इंस्ट्रक्टर को काम करना होता है। लीडर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो रास्ता जानता है और रास्ते पर दूसरों को चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो इंस्ट्रक्टर डेफिनेटली एक लीडर की तरह काम करता है। एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, वो जानता है कि क्या पढ़ना है, जो भी करिकुलम है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी नॉलेज है, स्किल, किस तरीके से उसको बच्चों को ट्रांसफ़र करना है और कैसे बच्चों को उसको फॉलो करने के लिए मोटिवेट करना है। तो एज ए लीडरशिप स्किल एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है इंस्ट्रक्टर की। दूसरा अच्छी हैबिट्स, उसमें अच्छी हैबिट्स होना चाहिए, अच्छी आदतें होना चाहिए, तभी ट्रेनीज उन चीज़ों को अनुसरण करेंगे, उनको सीखेंगे। अदरवाइज अगर वो खुद सेफ्टी हैबिट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वर्कशॉप के अंदर वो खुद भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स को नहीं पहन रहे हैं और अगर ट्रेनीज को बोल रहे हैं कि आप इन चीज़ों को करिए तो नहीं करेंगे, या बात करने का लहजा गलत है, तो ट्रेनी उस तरीके से मोटिवेट नहीं होंगे जैसे उनको होना चाहिए। तो अच्छी हैबिट्स होना चाहिए इंस्ट्रक्टर के अंदर। तीसरा क्लास कंट्रोल, क्लास के ऊपर कंट्रोल, ये बहुत ज़रूरी है। जो क्लास है वो आपके कंट्रोल में रखने का मतलब ये नहीं है कि आप डरा धमका कर ट्रेनीज को डरा धमका कर रखे हैं। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि ट्रेनीज आर टोटली मोटिवेटेड, दे आर इन इंटरेस्ट इन यू। आपके अंदर, उसमें, आपकी नॉलेज में, आपकी स्किल में, आप जो टेक्निक दे रहे हैं उनको, जो टैक्स बता रहे हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब वो आपके साथ बंधे हुए हैं एक तरीके से। तो ये आपको एक क्लास के ऊपर कंट्रोल देता है। वो डिसिप्लिन रहेंगे, वो फोकस्ड रहेंगे, वो अटेंटिव रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपका कंट्रोल शो करेंगी क्लास के ऊपर।
अगली बात करते हैं मोरल क्वालिटीज़ में। इसमें इम्पार्शियलिटी आएगा सबसे पहले, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी ट्रेनी के साथ भेदभाव नहीं करना है या किसी ट्रेनी को किसी कारण से कम मार्क्स देना या किसी तरीके से कम आंकना या कम ध्यान देना, इस तरीके की चीज़ें नहीं होना चाहिए। तो उसे इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। अगला है सेल्फ कंट्रोल एंड विल पावर। अब ये जो हमने पीछे जितनी बात करी थी जहाँ पर क्लास कंट्रोल और गुड हैबिट्स, अगर ये गुड हैबिट्स लीडरशिप क्वालिटी है तो उसके ऊपर अपना सेल्फ कंट्रोल होगा और विल पावर होती है कि वो ट्रेनिंग्स को फेस कर पाएंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे। अदरवाइज यहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज पड़ने के कारण क्लास के ऊपर से कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और अगला है सिंपैथी। ट्रेनिंग के साथ आपको सिंपैथी रखना पड़ेगी। लगातार 8 घंटे कई बार 10 घंटे काम करते हैं, हम लोगों ने पहले जैसे बात करी थी मेंटल और फिजिकल लेवल का कई बार फटीग भी क्रिएट होता है, तो वहाँ पर ट्रेनिंग्स के साथ उनकी प्रॉब्लम्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, एक सिंपैथी रखना पड़ेगी, उनको ये शो कराना पड़ेगा दैट यू आर विद दैम, तभी वो आपके साथ जुड़ेंगे, तभी आपसे मोटिवेट होंगे, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ट्रेनिंग सक्सेसफुल होगी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ हैं जो आप जब इंस्ट्रक्टर बनेंगे तो डेफिनेटली आपके अंदर ये होना चाहिए और आप धीरे धीरे इन क्वालिटीज़ को डेवलप करके एक अच्छे इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड इंस्ट्रक्शंस। अब जब भी बात करेंगे कि अच्छे इंस्ट्रक्शंस के क्या गुण होते हैं, तो ये सीधा सीधा रिलेट करते हैं जो इंस्ट्रक्टर जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो जो काम करते हैं अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सही, जो टेक्निक्स फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ाने का तरीका अगर वो सही है तो वो डेफिनेटली एक अच्छा इंस्ट्रक्शन बन जाएगा। तो इन्हीं कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है उसकी एडिक्वेट प्रिपरेशन, मतलब उसकी जो तैयारी है वो किस तरीके की है। इसमें सबसे पहली तैयारी होगी स्वयं के लिए, उसकी खुद के लिए। तो खुद के लिए क्या तैयारी होती है? खुद के लिए यही तैयारी होगी सिलेबस को प्रॉपरली एनालाइज करा हो, एक आइडिया लिया है टॉपिक के बारे में, उसकी रेफरेंस बुक्स क्या हैं और मटेरियल किस तरीके से प्रिपेयर करा है। अगर ये तरीके से वो खुद इंस्ट्रक्टर तैयार है तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो अच्छे निकलेंगे, जो इंस्ट्रक्शंस की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। तो अच्छे इंस्ट्रक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन, अगर मैं बोलूँ तो सेल्फ प्रिपरेशन किसकी? इंस्ट्रक्टर की, तभी इंस्ट्रक्शंस जो वो देगा वो अच्छी क्वालिटी के होंगे। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन ये किस तरीके से होगा? ये इस तरीके से होगा कि स्टूडेंट्स को हम पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि अगला टॉपिक ये पढ़ाया जाएगा एडवांस में, तो स्टूडेंट्स उसके बारे में पढ़कर आएंगे तो जो उनका इंटरेस्ट है, जो उन्हें रिव्यू, जो उन्हें टॉपिक से कनेक्ट करना है वो ईजिली वे में हो जाएगा। उन्हें मोटिवेट करना आसान हो जाएगा, है ना। मोटिवेट करना उन्हें बहुत ज़रूरी है जिससे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा। एक लर्निंग एटमॉस्फियर बनाना पड़ेगा इंस्ट्रक्टर को, और जब एक लर्निंग एटमॉस्फियर बन जाएगा तो यही एक कैरेक्टरिस्टिक होगा गुड इंस्ट्रक्शन का। सो प्रॉपर लर्निंग एटमॉस्फियर अगर मैं बोलूँ तो एक क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे इंस्ट्रक्शन का। अगला, इंटरेस्ट जो बन गया उसको मेंटेन रखना, क्लास उसी पेस से चले, जो भी रिक्वायरमेंट है टॉपिक के हिसाब से, स्किल के हिसाब से, उस हिसाब से उस क्लास के पेस को मेंटेन करना जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बना रहे। इसके बाद टीचिंग मटेरियल की बात करें, अच्छे इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली रिफ्लेक्शन है अच्छे टीचिंग मटेरियल का। तो लेसन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, इंफॉर्मेशन शीट जो भी बना रहे हैं वो बिल्कुल सटीक बनाना चाहिए। इसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि मान लीजिए एप्लीकेशन फेस में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे, टेस्ट में किस तरीके के क्वेश्चन होंगे। इन सारी चीज़ों की अगर प्रिपरेशन होगी तो इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगला है प्रॉपर प्रेजेंटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंस्ट्रक्शन तभी होगा जब प्रेजेंटेशन प्रॉपर होगा। इसमें करेक्ट मेथड होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन अगर दे रहे हैं तो एक सीक्वेंशियल वे में होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में देना चाहिए, तभी वो ट्रेनिंग्स को समझ में आते हैं और उनके काम के रहते हैं। प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग वे में देना चाहिए जिससे स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ अटैच हो सकें। जो भी आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो भी आप नॉलेज उसको इम्पार्ट कर रहे हैं या जो भी आप उसको स्किल इम्पार्ट कर रहे हैं वो ट्रेनी के लेवल के बेसिस पे और उसकी कैपेबिलिटी के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि इंस्ट्रक्टर की कैपेबिलिटी के बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि आपको ट्रेनी को ये सिखाना है, आपको खुद नहीं सीखना है। अगला है टीचिंग जो एड है वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्ट टीचिंग एड आपके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देता है। ठीक है, बोर्ड राइटिंग आपकी प्रॉपर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप एज इंस्ट्रक्टर काम करते हैं तो आपकी बोर्ड राइटिंग बहुत सुंदर होना चाहिए। तो उसका जो सलीका, जो तरीका है बोर्ड राइटिंग का, आगे मैं आपको बताऊंगा, वो होना चाहिए। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन बोर्ड राइटिंग रूल्स को फॉलो करके ही अपनी प्रेजेंटेशन को अपने प्रेजेंटेशन करना चाहिए क्लास का। तो ये बहुत ज़रूरी होता है।
बुक्स, राइटिंग पेपर जो हैं उनको उनकी प्रॉपरली प्रेजेंटेशन होना चाहिए। स्पून फीडिंग नहीं करना चाहिए कि आप आते हैं और सीधा डिक्टेट कर देते हैं, बच्चों को कुछ समझाया नहीं, बच्चों को कुछ बताया नहीं, कुछ रिव्यू नहीं करा, कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया और सीधा शुरू कर दिया, तो वो मुश्किल हो जाएगा उनके लिए चीज़ों को समझना। अगला है क्वेश्चनिंग। अच्छे इंस्ट्रक्शन में अच्छे क्वेश्चंस का होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये पता चलता है क्वेश्चन से कि आप जो कुछ सिखाना चाह रहे हैं वो किस लेवल तक उन तक पहुंचा है। एक एप्लीकेशनल वे में भी आपके क्वेश्चंस काम करते हैं। सो क्वेश्चंस अच्छे होना चाहिए, क्वेश्चनिंग टेक्निक सही होना चाहिए। इसके बाद इवेल्युएशन अच्छे इंस्ट्रक्शंस का गुण है कि आप इवेल्युएट कर कर ये पता कर सकते हैं कि जो आप पहुंचाना चाह रहे थे, जो जानकारी या जो स्किल, वो उन तक पहुंची या नहीं, और अगर नहीं पहुंची तो क्या कमी है। सो इवेल्युएशन एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है अच्छे इंस्ट्रक्शन का। और आखिरी में आता है फीडबैक सीधी सीधी प्रतिक्रिया है जो स्टूडेंट से मिलती है ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर को अपने लिए, और उस फीडबैक में पता चलता है कि क्या कमियां रह गई, क्या उनको समझ में नहीं आया और उनकी तरफ से किस तरीके का रिस्पॉन्स है। तो इन चीज़ों को जानकर जो होता है इंस्ट्रक्शंस को अच्छा बनाया जा सकता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज का आखिरी टॉपिक की बात करते हैं, कॉमन डिफेक्ट्स इन इंस्ट्रक्शंस। ये जो हम लोगों ने भी बात करी कि अच्छी क्वालिटीज़ क्या इंस्ट्रक्शन के या अच्छे इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, उनकी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। सो जस्ट वही चीज़ है, अगर वो अच्छे वे में नहीं हो रहा है, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वही डिफेक्ट क्रिएट करेगा। सबसे पहला डिफेक्ट इन पर्सनैलिटी बात करेंगे। अगर इंस्ट्रक्टर की पर्सनैलिटी में डिफेक्ट है, मतलब उसकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, हेल्थ नहीं तो खुद ही कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर नहीं जाएंगे। मान लीजिए उसका जो पर्सोना है, उसकी वेशभूषा की जिसकी हमने बात करी थी, अगर वो फिजिकल अपीयरेंस सही नहीं है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस में एक डिफेक्ट क्रिएट करेगा। दूसरा, इनएडिक्वेट प्रिपरेशन। अगर प्रिपरेशन सही नहीं है, जो भी टीचिंग मटेरियल आपने बनाया हुआ है वो सटीक नहीं है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में नहीं है ना, अगर वो रिलेट नहीं करता है टॉपिक से, उसमें क्वेश्चनिंग मेथड या क्वेश्चन सही तरीके से नहीं डाले गए हैं, स्किल जो इस ऑर्डर में प्रेजेंट करना चाहिए वो नहीं है, पिछले टॉपिक से रिव्यू नहीं कर रहा है, कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है, ट्रेनिंग्स के लेवल को मैच नहीं कर रहा है, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि इंस्ट्रक्शंस में डिफेक्ट क्रिएट कर देती हैं। अगला है इम्प्रॉपर मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, जिसकी बात पहले ही करी थी कि प्रेजेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग के लेवल से लेकर बात करने तक। जो भी हम लोगों ने अभी ये प्रिपरेशन में देखा, किस समय पर मुझे किस टीचिंग एड को शो करना है, मुझे कहाँ पर एप्लीकेशन बच्चों को बताना है, कहाँ पर क्या एग्जाम्पल यूज़ करना है, टीचिंग के 4 स्टेप टीचिंग को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, अगर ये सब चीज़ें इम्प्रॉपर हो जाएंगी सो ये डिफेक्ट क्रिएट करती है इंस्ट्रक्शन में। अगला इम्प्रॉपर इवेल्युएशन। अगर आपका जो इवेल्युएशन कर रहे हैं वो फॉल्टी कर रहे हैं, उसे एक पार्शियलिटी के साथ कर रहे हैं और उसमें ध्यान नहीं है आपका, या एक सही टेक्निक से नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक डिफेक्ट होता है इंस्ट्रक्शन में। और आखिरी होता है इनएडुकेट ह्यूमन रिलेशनशिप। अगर आपके ट्रेनी के साथ आपके रिलेशन अच्छे नहीं है, जैसा कि बात करा कि क्लास कंट्रोल नहीं है, आपकी अच्छी हैबिट्स नहीं है और आप ट्रेनीज के साथ कनेक्ट नहीं है, सिंपैथी नहीं रखते अपने ट्रेनीज के साथ, तो डेफिनेटली वो एक क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा हर तरीके से। कम्युनिकेशन बैरियर तो होगा ही होगा, मेंटली भी कहीं आपके साथ ट्रेनी जुड़ेंगे नहीं। अगर आप उन्हें मोटिवेट करना भी चाहें तो वो मोटिवेट नहीं होंगे, अल्टीमेटली इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा और इंस्ट्रक्शंस फेल हो जाएंगे। तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे जो इंस्ट्रक्शंस में हो सकते हैं। आई होप कि ये जितना टॉपिक हम लोगों ने आज बात करा ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको तैयार करते रहिए और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।